आज से हम लोग एनसीईआरटी की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। एनसीईआरटी ये आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ जैसे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एनसीईआरटी पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। एनसीईआरटी किस लिए पढ़नी चाहिए? इससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। हमने अधिकतर छात्रों को देखा है कि एनसीईआरटी का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं जो किताब कहना चाहती है। ठीक, उनका कहीं ना कहीं एक जैसे टेक्स्ट बुक का अध्ययन करते हैं उसी तरीके से एनसीईआरटी बुक का अध्ययन करते हैं। तो एनसीईआरटी बुक का अध्ययन करते समय कुछ चीजों को बहुत ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि फैक्ट को। ठीक है, फैक्ट को नहीं समझना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर ये कहना क्या चाहती है, ये किसके बारे में हमें जानकारी देना चाहती है, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा। एनसीईआरटी का वैसे छात्र जब भी मुलाकात कीजिएगा तो अक्सर कहने लगते हैं कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी है। उसी एनसीईआरटी के उसी पाठ्यक्रम से अगर कोई बात पूछ दी जाए तो वो कहने लगते हैं कि ये कहां लिखी थी, क्योंकि वो छात्र किस नजरिए से केवल और केवल फैक्ट के आधार पर एनसीईआरटी का अध्ययन करते हैं। उनको लगता है कि एनसीईआरटी में फैक्चुअल नॉलेज को गेन कर लिया जाए, लेकिन एनसीईआरटी फैक्चुअल नॉलेज के नहीं हम अध्ययन कर रही हैं, बल्कि हम यहां पर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अपने बेसिक को मजबूत करेंगे। ठीक, तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी है, इसमें पहला टॉपिक है विविधता की समझ। किसकी बात कर रहा है? विविधता की। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि भारत में जो विविधता देखी जा रही है वो किस तरीके से हम देखेंगे कि विविधता का अर्थ क्या होता है। ठीक, विविधता का अर्थ होता क्या है, यानी कि हमें विविधता के बारे में समझ चाहिए। कई छात्र यहां पर यह समझने लगते हैं कि जो गैर बराबरी होता है वही विविधता होती है। विविधता और गैर बराबरी में अंतर होता है। इसी बारे में समझाया गया है कि हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ है या भारत में कुछ कारण है। बात को समझ रही हैं? यानी कि विविधता के बारे में हमें समझना होगा कि विविधता भारत में किस स्तर पर और कैसे जांची जाती है, या आप कैसे समझ सकते हैं कि विविधता क्या होती है। ठीक, या गैर बराबरी क्या होती है, इसके बारे में हमें समझना होगा। चल देखिएगा, एक कहानी है। कहानी क्या है? पहले तो हमने टॉपिक को देखा कि टॉपिक में क्या बात बोली गई है? विविधता में समझ। ठीक है, टॉपिक किस पर है? विविधता पर है। यानी कि विविधता होती क्या है, इसके बारे में हमको समझाना चाहता है। तो पहले हम कहानी से शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है? आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। ऊपर चित्र दिए गए हैं, यानी कि एनसीईआरटी 2 माध्यम से आपकी समझ बनवाती है, एक चित्रकारी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से। ठीक है, चित्रकारी और कहानी के माध्यम से एनसीईआरटी आपकी समझ बनवाती है। तो हम सीधा सीधा कहानी पे चलती है। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए हम इसलिए
कि हम सबका चित्रकारी करने वाला अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी से भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भिन्नता है। ये देखिएगा, ये 3 चित्र थे। उसमें बताया जा रहा है कि जिस तरीके से चित्रकारी करने में भिन्नता आ जाती है, उसी तरीके से हम लोग जो समाज में रहते हैं उनके खान पान में, रहन सहन में भिन्नता होती ही है। ठीक है, यानी कि पहली ये बात कर रहा है भिन्नता की। किसकी बात कर रहा है? तो हम कह सकते हैं भिन्नता की। भिन्नता, भिन्नता किस स्तर की? तो आप कह सकते हैं खान पान, रहन सहन, इनकी भिन्नता जो देखी जाती है, ये क्या विविधता है? कहने का अर्थ ये है, क्या ये विविधता है? पहले हमको ये बताया है कि जो भिन्नता है वो क्या विविधता हो सकती है? यहां पर प्रश्न को समझो, क्या भिन्नता ही विविधता हो सकती है? क्या भिन्नता ही विविधता हो सकती है? पहला सवाल ही उठा दिया उसने। ठीक, अभी हम प्रश्न पर गए हुए हैं, हम अभी उत्तर तक नहीं पहुंचे। चलिएगा आगे चलते हैं। एक मिनट, हाँ, अरे इसी पे, सॉरी, इसी पे चलते हैं। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आज ने थोड़ी समस्या रहेगी। क्या है, कई दिनों के बाद में हमने ये पहली बार पढ़ा रहे हैं, इसलिए ने थोड़ी समस्या समझने की। आपकी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइएगा। आप अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइएगा। आपको ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल आपकी तरह दिखते होंगे। आप यहां पर कक्षा की बात की गई है, आप अपने आप में ध्यान रखिएगा कि आप अपने समाज में नजर दौड़ाइएगा तो आपको लग रहा होगा कई ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह दिख रहे होंगे। किस आधार पर? इस पाठ्यक्रम में आप पढ़ेंगे लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। जैसे कि न केवल अलग दिखते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। अलग दिखते ही नहीं है बल्कि वो अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं। उनके रहन सहन, उनके धर्म, उनके खान पान, भाषा, त्योहार आदि भिन्न होती हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन में कई तरह के रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरीके से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। अभी हम केवल भिन्नताओं को देखते हैं। भिन्नताएं किस तरीके से देखने को मिलती हैं? तो आप कहेंगे धर्म के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, खान पान के आधार पर, भाषा के आधार पर, त्योहार के आधार पर। ठीक, अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, इन भिन्नताओं के कारण भारत में विविधता है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में क्या है? विविधता है। मेरी बात को समझिएगा, जो भिन्नताएं हमको नजर आती हैं वही भारत में क्या है? विविधता का कारण बना हुआ है। भिन्नताएं ही विविधता का कारण बनी हुई हैं। एक लाइन में आप लिख सकते हैं, जो भारत में विविधताएं देखने को विविधता है भारत में, तो आप कह सकते हैं जिस स्तर पर भारत में यह रहन सहन, धर्म के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, खान पान के आधार पर, भाषा के आधार पर, त्योहार के आधार पर भिन्नताएं नजर आती हैं, यही कारण है भारत में विविधता होने का। यही कारण है भारत में विविधता होने का। ठीक,
विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। अब सवाल ये उठा है कि विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। एक बात तो हमने समझ ली कि भिन्नताएं ही क्या है, विविधताएं हैं। विविधताएं हैं, ठीक, विविधताएं हैं, भिन्नताएं ही विविधताएं हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल यह उठ रहा है, विभिन्नताएं या अनेकताएं हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती हैं, यानी कि हमारे जीवन में इनका क्या योगदान है। सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्या खड़ा हो रहा है कि हमारे जीवन में यह विविधताओं का क्या योगदान है। ठीक, एक सवाल, भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना। दूसरा सवाल, भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना। सवाल को पहले आप समझ लीजिएगा कि इस जो पाठ्यक्रम में है, जो विविधता से है, उसमें किस किस बिंदुओं पर हमारी चर्चा होगी। ठीक है, तो कौन कौन प्रश्नों को हम समझेंगे। तो हमने पहला प्रश्न क्या है, विविधता या अनेकता हमारे जीवन में किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना। क्या सभी तरह की विविधताएं एक ही भाग में होती हैं। क्या सभी तरह की विविधताएं एक ही भाग में होती हैं, यानी कि ये केवल हमें भारत ही में देखने को मिलेंगी या दुनिया के अन्य देशों में भी देखने को मिलेंगी, ये भी एक सवाल है। तो तीन प्रश्न हमारे सामने खड़े हो गए, तीन प्रश्न हमारे समक्ष खड़े हो गए हैं। अब इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। देखिएगा, अब देखते हैं यहां से, अपनी अध्यापका की सहायता से यह पता कीजिएगा कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। अगर कोई सवाल आपने खड़ा किया है तो आप अपनी जो अध्यापका है उनकी सहायता से यह पता कीजिएगा कि आप जो जवाब दे रही हैं या आप जो सोच रही हैं उस तरीके के कितने लोग सोचते हैं। ठीक, जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है, शायद यह नहीं हो, यानी कि जो आपका विचार है वही दूसरे का विचार है, यह कंफर्म नहीं है। यानी कि सोचने और समझने के आधार पर हम विविधता नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सोचने और समझने के आधार पर नहीं, क्योंकि सोचने और समझने, अरे यहां ध्यान दीजिएगा, सोचने और समझने की शक्ति किससे डेवलप होती है बताइएगा। सोचने और समझने की शक्ति हमेशा जो डेवलप होती है वो शिक्षा से होती है। किससे होती है? शिक्षा से। सोचने और समझने की शक्ति किससे डेवलप होगी? हम कहेंगे शिक्षा से। ठीक है, और शिक्षा कैसे मिलेगी? तो आप कहेंगे संसाधनों से। जिसके पास में संसाधन होंगे, संसाधन होंगे, वही व्यक्ति बेहतर शिक्षा ग्रहण करेगा। बेहतर शिक्षा ग्रहण करेगा, हां या ना? बताओ, है? बेहतर शिक्षा ग्रहण करेगा, यानी कि संसाधनों के अभाव से व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता है।
मेरी बात को समझ रही है? संसाधनों के अभाव से व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता है और व्यक्ति की जो सोच है वो शिक्षा पर टिकी होती है। यहां पर व्यक्ति की जो सोचने और समझने की शक्ति है वो रहन सहन और खान पान से नहीं है, यहां किससे है? शिक्षा से है। मेरी बात को समझ रही है? और शिक्षा किससे है? संसाधनों से। किसी के पास में जो बेहतर संसाधन होंगे तभी कोई व्यक्ति बेहतर शिक्षित हो सकता है। तो इसको हम क्या विविधता कह सकते हैं? विविधता कह सकते हैं। आप कहेंगे इसको हम विविधता तो नहीं कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं गैर बराबरी। गैर बराबरी। और गैर बराबरी किस कारण है? तो आप कहेंगे संसाधनों के अभाव से। संसाधनों के अभाव से, के अभाव से, ठीक है। और संसाधन के अभाव किस लिए है? तो आप कहेंगे शिक्षा के स्तर। मेरी बात को समझ रही हैं? किस स्तर पर है? तो आप कहेंगे शिक्षा के स्तर, ठीक है। सोचने और समझने की जो क्षमता व्यक्ति के अंदर डेवलप होती है वो शिक्षा के आधार पर होती है। और अगर मान लीजिए आप भी हैं, हम भी हैं, ठीक है, आप हैं, हम हैं, एक ही जगह से रहने वाले हैं, आपके पास में बढ़िया सब कुछ है, आप कैसे हो गए? शिक्षित हो गए, हम अशिक्षित रह गए। किस कारण? संसाधनों के अभाव से। और संसाधनों के अभाव से जब हम अशिक्षित रह गए तो यहां पर बराबरी जैसी चीजें तो है नहीं, यहां पर हम विविधता नहीं कहेंगे। जो क्षेत्र में आप रह रही हैं उसी क्षेत्र में हम रह रहे हैं, संसाधन जो आपको मिलने चाहिए वही हमको मिलने चाहिए। लेकिन यहां पर जो गैर बराबरी हुई है वो आप देखेंगे कि भारत में अगर गैर बराबरी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तो वो माना जाता है जाति व्यवस्था। क्या मानी जाती है? जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि क्या हुई है? गैर बराबरी हुई है। ये विविधता नहीं कह सकते हैं। विविधता का मतलब होता है कि हमारे यहां अलग संसाधन है, आपके यहां अलग संसाधन है, ठीक है। और दोनों जगह पर अलग संसाधन होते हुए कई प्रकार की चीजें वहां पर समाहित हो जाती हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में अलग चीज मिलेगी आपको, केरल में अलग चीज मिलेगी, दोनों जगह में क्या है? भिन्नताएं हैं। इन्हीं भिन्नताओं को हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही समाज में रहने वाली जो विविधताएं हो रही हैं उत्पन्न, वो क्या है? गैर बराबरी है। और ये गैर बराबरी किस आधार पर उत्पन्न होती है? तो आप कहेंगे कि भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर उत्पन्न होती है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसी बात को समझाया गया है इसमें। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं, ठीक। ये क्यों आ रहा है? इसका पीछे का अभी हम कारण जो अभी आपको बताया है वही सब निकलेगा, चलिएगा आगे। क्या ऐसे इंसानों से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी को इस बारे में सोचें। देखिएगा, दो लड़के होते हैं। कौन है? दो लड़के हैं।
समीर नाम की। एक का नाम है समीर फर्स्ट, एक का नाम है समीर सेकंड। ठीक है, दोनों की भाषा, धर्म, संस्कृति, खान पान में अंतर है, दोनों की जाति में अंतर है, दोनों के पहनावा में अंतर है। क्या है? दोनों के पहनावा में अंतर है। एक ही समाज में रह रही हैं दो व्यक्ति, एक ए नाम का, एक बी नाम का, दोनों की जाति अलग अलग है, जाति अलग है, दोनों का खान पान अलग है, खान पान अलग है, दोनों का और उम्र अलग है, और दोनों की संस्कृति अलग है, संस्कृति अलग है। क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं यह विविधता है? बताओ, क्या आप इस आधार पर कह सकते हैं यह विविधता है? विविधता का कारण क्या होता है? भौगोलिक स्थिति से उत्पन्न हुआ अंतर ही विविधता कहलाता है। मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर बात को समझो। भौगोलिक स्थिति के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को विविधता कहती है। ठीक, ये सब जो कारण हैं, इन सब कारणों से उत्पन्न विविधता को हमेशा भिन्नता कहती है। इन सब कारणों से उत्पन्न हुई विविधता को हमेशा भिन्नता कहती है, ना कि विविधता कहती है। और ये जो भिन्नता है, ये किस आधार पर आती है? तो आप कहेंगे जातीय व्यवस्था के आधार पर आती है, और इसको हम गैर बराबरी कहते हैं, ना कि भिन्नता, विविधता कहते हैं, ना कि विविधता कहती है। किसके आधार पर? विविधता हमेशा हमेशा दिमाग में याद रखना, भौगोलिक, भौगोलिक, अरे स्तर पर उत्पन्न के कारण आती है, के कारण आती है। ठीक, किसके कारण आती है? भौगोलिक स्तर पर जो विविधता होती है, जो भौगोलिक स्तर पर जो भिन्नता उत्पन्न होती है, उस कारण विविधता आती है। अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि रहन सहन, खान पान, उम्र, संस्कृति और धर्म लोगों के अलग अलग हैं, तो क्या भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, भारत भिन्नताओं से भरा हुआ देश है, विविधताओं से नहीं। विविधता किस स्तर पर आएगी? आप कहेंगे भौगोलिक स्तर पर, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि केरल, दो राज्य अलग अलग हैं, यहां पर भौगोलिक स्थिति अलग है, वहां की भौगोलिक स्थिति अलग है, और भौगोलिक स्थिति के आधार पर वहां का रहन सहन, वहां की संस्कृति, वहां का समाज, वहां की बहुत सारी चीजें में भिन्नताएं होंगी, क्योंकि वहां की जलवायु में भी भिन्नताएं होंगी। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि विविधता होने का कारण क्या होता है। विविधता होने का कारण होता है वहां की भौगोलिक पृष्ठभूमि। मेरी बात को समझ रही है? भौगोलिक पृष्ठभूमि। ठीक, भौगोलिक पृष्ठभूमि के आधार पर विविधता फैलती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी जाति और आपकी जाति अलग अलग है तो यह विविधता है, यह भिन्नता है। यह क्या है? भिन्नता है। ठीक, नहीं बात को पकड़ पा रहे हैं, मुझे लगता है पकड़ रहे हैं, हैं? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? बताइएगा, कितने लोग समझ रहे हैं? सभी समझ रहे हैं? हाँ, ठीक।
यहां पर थोड़ा आपको दिमाग खोल के अध्ययन करना होगा। ठीक है, अक्सर क्या समझ लेते हैं छात्र कि भिन्नता को ही विविधता समझ लेती है। विविधता हमेशा हमेशा भौगोलिक स्तर पर उत्पन्न होती है। जो सामाजिक स्तर पर उत्पन्न हुई है वो भिन्नता है। वो क्या है? भिन्नता है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना। हाँ, चलिएगा। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक की फटे पुराने कपड़े पहनने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहा की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता था वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता था और उस दिन की खुशियों को हिंदी अखबार के मिलते जुलते शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका। मैंने उसे हिंदी का अखबार मांगा। उसने मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। यानी कि दो लोग हैं। एक, यहां पर कहानी को समझो। देखिएगा, नहीं, अभी हम आपको कंफर्म करेंगे। अभी दो अभी हम क्लियर करें। यहां पर बात को समझो। दो लोग हैं, ए और बी, एक ही जगह रह रही हैं। एक व्यक्ति काम करता है, गैर पढ़ा लिखा है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसको अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छे से आती है, वह हिंदी भाषा को भी समझता है। ठीक है, दोनों लोग हैं। ये विविधता नहीं है, ये क्या है? एकता है। किसके आधार पर? भाषा के आधार। वो भिन्नता है किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। ठीक, पहला पॉइंट। आगे चलो। मुझे लगता है हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूं। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूं, पढ़ सकता हूं, लिख सकता हूं। मैंने स्कूल के दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। एक व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी भाषा को लेकर पहले वो समझाना चाहता है। ठीक है, हाँ, अब हम सीधा कहानी पढ़ देते हैं, क्योंकि यही कारण होता है। जैसे कि कई छात्र यहां पर अभी उसने क्या बोला कि बाकी सब्जेक्ट भी हमने हिंदी में पढ़े हुए हैं। अब वो बच्चा कहता है सब्जेक्ट, उसने पूछा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया है, मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। यानी कि जो उसने पूछा बच्चे ने कि भाई सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अब वो सामने वाला व्यक्ति सोच रहा है कि जो कभी स्कूल ही नहीं गया है उसको सब्जेक्ट के बारे में क्या बताएं। ठीक, हाँ, मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मैंने पीछे गाड़ियों के हॉर्न और 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है।
उसने क्या कहा कि बताइएगा कल जो कहानी रह गई थी कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है, आप आज हमको बता दीजिएगा। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ क्या है, प्रजा। ठीक, दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा अब उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई तो मैंने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना प्रारंभ कर दिया। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी मां मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही आता हूं। अभी तुम्हारी मां कहां है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी। मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। और उसके साथ हाँ, बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है। उसने अगले दिन, आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम समीर है, मैंने बताया। क्या? आपकी आंखें एकदम चमक उठी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? पवन, हवा, पवन पुत्र। कौन है जानते हो? हनुमान। उस लड़के ने कहा, यह आपस में बातचीत हो रही है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, एक व्यक्ति गैर पढ़ा लिखा है, एक बच्चा है जो कभी स्कूल ही नहीं गया है, एक सब कुछ जानता है। ठीक है, उसे सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो यही कहानी चल रही है। तो अब से आप समीर 1 और मैं 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया, आपका हाथ हाँ, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। हाँ, उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में ही नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैंने साइकिल चलाकर आगे बढ़ रहा था, तब उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपराहट मुस्कुराहट नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा वहां दंगों में कुछ लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूं। वह बोल पड़ा। बच्चा क्या बोला? मैं मुस्लिम समीर हूं और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर भी नहीं उठा पाई। ठीक है, अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। उसके अगले दिन वह देखा और ना वह अगले दिन अगले दिन वह दिखा और न आगे कभी दिखा। अंग्रेजी हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि मेरा समीर कहां गया हुआ है। ठीक, यानी कि दंगे होने के बाद में समीर लापता हो गया। ठीक है, यहां पर कहानी को केवल समझते हुए चलिए। अभी हमने 2-3 बातों को समझा। क्या? एक तो शिक्षा के आधार पर भिन्नता, दूसरा हमने क्या समझा? धर्म के आधार पर भिन्नता। ठीक, यही 2 बातें। और तीसरा हमने समझा उम्र के आधार पर भिन्नता। यही 3 बातें समझी अभी तक। जहां समीर, एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती थी, वहीं दूसरे समीर वो हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग थी, फिर भी एक दूसरे से बात कर पा रही थी।
उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और 2 धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से अलग थे। जहां समीर हिंदू था वहीं दूसरा समीर मुसलमान था। दोनों की दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भिन्नताएं विविधताओं के पहलू हैं। ये क्या कह रहा है कि ये सब जो विविधताएं होती हैं, जो ये हमको जो भिन्नताएं नजर आती हैं, वो क्या है? विविधताओं के पहलू हैं, ना कि हम विविधताओं का मुख्य आधार नहीं मानेंगे। मुख्य आधार नहीं मानेंगे। क्या क्या? खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नताएं विविधताओं के पहलू हैं। आप लिख सकते हैं कि विविधता के जो पहलू हैं, यानी कि विविधताओं के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो आप कह सकते हैं खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये विविधता के अंतर्गत आएंगे। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। अब देखते हैं क्या अन्य मामलों से। उदाहरण के लिए समीर 1 स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 ने अखबार बेचता था। एक स्कूल गया था, एक अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर, कपड़े की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। यह फर्क उस फर्क से अलग होता है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। ये जो फर्क है, रहन सहन, पहनावा, जाति, धर्म, भिन्नताएं, ये फर्क उस फर्क से अलग है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि गरीबी के कारण भोजन, घर, कपड़े आदि की जरूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब होता है कुछ लोगों के पास अवसर का ना होना, और ना जमीन, ना पैसे, ना संसाधन एक दूसरे के पास, जो दूसरे के पास में होती है। ठीक, इस कारण ये विविधता आ सकती है। ठीक है, तो अभी हमने पीछे ही आपको बताया था कि भारत में जो भिन्नताएं हैं उसको हम विविधता नहीं कह सकते। ठीक, विविधता का अभी हमने पीछे आपको एक ऑल ओवर कहानी बताई थी। क्या बताई थी? कि विविधता का अर्थ होता है, पहला मुख्य कारण हम समझेंगे तो भौगोलिक स्तर पर भिन्नताएं। भौगोलिक स्तर पर भिन्नताएं होंगी। ठीक है, जैसी भौगोलिक स्थिति होगी उसी तरीके की वहां की जलवायु होगी, वहां का रहन सहन होगा, वहां की संस्कृति होगी, वहां का धर्म होगा, सारी चीजें होंगी। वो किस पर डिपेंड करता है? भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा अलग अलग है। जैसे कि आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की अलग है, जैसे कि आप देखेंगे केरल की अलग है, जैसे कि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की अलग है, जैसे कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की अलग है, जैसे कि आप देखेंगे गुजरात की आपको अलग नजर आएगी। ये भौगोलिक स्थिति जो भारत में है वो बहुत ज्यादा अलग है। इसी कारण भारत में बहुत ज्यादा क्या फैली हुई है? विविधताओं वाला देश है। ठीक है, इसी कारण भारत कैसा है? विविधताओं से भरा हुआ देश है। ठीक, ये जो भिन्नताएं आती हैं ये किस कारण आती हैं? तो आप कहेंगे संसाधनों के अभाव से।
यानी कि अमीरी और गरीबी के फर्क से, ठीक है। और ये अमीरी और गरीबी एक ही समाज में रहने वाले दो वर्ग हैं, दो लोग हैं। एक के पास में क्या है, पैसा है, एक के पास में पैसा नहीं है। एक के पास में अच्छे अच्छे कपड़े हैं, एक के पास में खाना अच्छा है, एक के पास में शिक्षा अच्छी है, एक के पास में ना शिक्षा अच्छी है, ना पैसे हैं, ना संसाधन है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो भिन्नताएं आई हुई हैं, ये किस कारण आई हुई हैं? तो आप इसको विविधता नहीं कह सकते हैं, ये भिन्नताएं हैं। एक ही समाज में रहने वाले दो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से अलग हैं। किस स्तर पर? तो आप कहेंगे खान पान के स्तर पर, पढ़ाई के स्तर पर, रहने के स्तर आदि स्तर पर रह सकती, हो सकती है, ठीक है। ये जो विविधता है वो विविधता कैसी है? तो आप कहेंगे इसको हम विविधता नहीं कहेंगे, ये गैर बराबरी है, क्योंकि ये संसाधनों के अभाव से आती है। विविधता हमेशा हमेशा याद रखना भौगोलिक पृष्ठभूमि से आती है, ठीक है। एक ही समाज में रहने वाले लोग विविधता नहीं होती है, क्या होती है? तो आप कहेंगे गैर बराबरी। एक गरीब है, एक अमीर, संसाधनों के अभाव के कारण ये भिन्नताएं आ जाती हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है? बताइएगा। या हम इसको कह सकते हैं कि असमानता का आ जाना। यह असमानता भारत में अगर आप देखेंगे तो किस कारण आई हुई है? तो आप कहेंगे जाति व्यवस्था के कारण। देखो यहां पर लिखा भी होगा, जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है, ठीक। यानी कि जाति व्यवस्था के कारण यह भारत में असमानता देखी जा सकती है। क्लियर है? बताओ यहां तक। है? हाँ, तो एक चीज याद रखना, विविधता का मतलब क्या है, विविधता किस आधार पर आएगी? तो आप कहेंगे विविधता भौगोलिक भौगोलिक स्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। स्थितियों के कारण उत्पन्न होती है, ठीक। ये बात याद रखना एकदम दिमाग में। अब हम कहें गैर बराबरी या इसी को हम कह सकते हैं भिन्नता या गैर बराबरी। तो एक ही समाज में लोग रह रहे हैं, एक ए नाम का, एक बी नाम का, उसका खान पान अलग हो सकता है, पढ़ाई लिखाई अलग हो सकती है, रहन सहन अलग हो सकता है, कपड़े अलग हो सकते हैं, धर्म अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है। यह विविधता नहीं है, यह क्या है? भिन्नता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे समाज में अगर मान लीजिएगा कोई कुम्हार जाति से व्यक्ति आया हुआ है या नाई वर्ग से आया हुआ है,
कोई व्यक्ति अगर नाई वर्ग से आया हुआ है, जाति के आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो एक हमारे समाज में ऐसा बन गया है चलन कि वह नाई का काम ही करेगा, वो अन्य काम नहीं कर सकते, नहीं करेगा। उसे अन्य काम सीखने की समाज क्या नहीं करता है, एग्री भी नहीं होता है। वो कहता है कि भाई उसने तो नाई ने जन्म लिया है, वही वो काम करेगा, कुम्हार है कुम्हार ही काम करेगा, वो अन्य चीजों को नहीं सीखेगा, ना समाज एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो भिन्नताएं आई हुई हैं, अब उसको जब सीखने की अनुमति नहीं होगी, ना सीखने का वो चेष्टा करेगा, तो उसको ये बताइएगा अन्य चीजों को कैसे, वो शिक्षा में कैसे बेहतर हो सकता है, उसकी गरीबी कैसे समाप्त हो सकती है, उसका रहन सहन कैसे बदल सकता है, बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। ये जो भिन्नता आई है, ये भिन्नता किस स्तर पर आई है? तो आप कहेंगे जाति के आधार पर भिन्नता आई। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। इसको हम विविधता नहीं कह सकती हैं, इसको हम भिन्नता कहेंगे। ठीक है, भिन्नता कहेंगे कि संसाधनों का होना, संसाधन तो है लेकिन एक व्यक्ति तक संसाधन पहुंच ही नहीं पा रहे, एक ही के हाथ में केंद्रित है। या तो वो पैसा के अभाव में, या जाति के कारण, जाति के कारण, अभी हमने उदाहरण देके आपको समझाया, या अन्य कोई कारण हो सकती है। उस कारण उन संसाधनों तक उस व्यक्ति की पहुंच नहीं हो पाती, इस कारण उसमें ये भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये क्या है? गैर बराबरी है। क्या है? गैर बराबरी। ठीक है, ये विविधता नहीं है, ये गैर बराबरी है। बात समझ में आई? चलिएगा आगे देखते हैं। हाँ, देखिएगा अभी जो हमने आपको समझाया वही यहां लिखा हुआ है। क्या? अगर आप कुम्हार के घर में पैदा होते हैं तो आपकी जाति कुम्हार होती है और आप बस वही बन सकती है। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा हुआ अपना पैसा नहीं बदल सकता है, इसलिए ज्ञान के अलावा, इसलिए उस ज्ञान के अलावा अन्य ज्ञान कोई हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता है। इससे गैर बराबरी उत्पन्न होती है। ठीक है, इससे भी गैर बराबरी उत्पन्न होती है। जो अभी हमने पीछे आपको बताया था या समझाया था कि गैर बराबरी का एक मुख्य कारण है जाति, वो यही है। बात समझ में आ रही है कि जाति गैर बराबरी का मुख्य कारण कैसे बन गया? तो एक व्यक्ति ने नाई के घर में, कुम्हार के घर में या किसी के घर में जन्म लिया है तो वह वही कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वो अन्य चीजों की सोचने की उसकी दिलचस्पी भी नहीं होती है, ना वह सीखना चाहता है, ना समाज उसको एक्सेप्ट करना चाहता है। तो इस कारण क्या आ जाती है? गैर बराबरी आ जाती है। ठीक है, संसाधन तो है लेकिन संसाधन का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। किस कारण? तो आप कहेंगे जाति के कारण। बात समझ में आई? क्लियर है? तो इसको हम विविधता नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? भिन्नता कहेंगे। एक ही क्षेत्र में दो लोग रहने वाले, ठीक है, रहने वाले, एक ही क्षेत्र में दो लोग रहने वाले खान पान, पढ़ाई लिखाई, अन्य स्तरों से अगर भिन्न है तो उसको विविधता नहीं कहती हैं, उसको हम भिन्नता कहते हैं, या हम कह सकती हैं गैर बराबरी। और ये जो भिन्नता आती है इसका मुख्य कारण होता है जाति प्रथा। इसका मुख्य कारण भारत में क्या है? जाति प्रथा। क्लियर हुआ? बताइएगा।
अगर आप कह सकती हैं कि देखिएगा विविधता में भी तो धर्म धर्म होता है, अलग अलग हो सकता है धर्म, जाति अलग अलग हो सकती है, आप कह सकती हैं। तो आप देखिएगा ये सब चीजें जो होती हैं विविधताओं में, वो एक उसका मुख्य कारण नहीं होता है। मुख्य कारण है भौगोलिक पृष्ठभूमि के कारण उत्पन्न स्थितियां, ठीक है, विविधता का। हाँ, आगे चले। अच्छा, चलते हैं। हाँ, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अभी हमने समीर की कहानी देखी थी, अब उसी तरीके से दो सहेलियों की कहानी होगी, ठीक है। हाँ, आपने शायद अपने घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवर, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। आपको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। हाँ, आपको शायद तरह तरह के अरे कुछ लोगों को जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी और कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर और प्यार समान के किस्से लिखे। कुछ अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस कहानियां लिखी। कल्पना कीजिएगा जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को एक जैसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफेद, एक तरह का खाना खाते हों, समान रूप केवल दो पशु पालते हों, उदाहरण के लिए हिरण, कौवा, केवल सांप सीढ़ी का खेल खेलते हों, मनोरंजन करते हों। ऐसी कहानियों को आपने सुना होगा। ये बता रहा है कि ऐसी चीजें केवल एक ही जगह हो, कुछ ही चीजें आपको मिले और ऐसा कुछ हो। तो भारत में विविधता, इसके बारे में बताना चाहता है। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मानते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक तरह एक तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे काम करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें, आइएगा अब टॉपिक पर चलते हैं कि हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200-250 वर्ष पहले रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। तब भी लोग संसार के एक दूसरे भाग में यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज से, घोड़ों से, ऊंट पर बैठकर जाते थे या पैदल चलकर जाते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी।
चूंकि यात्राओं में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भरने के लिए खाना नहीं मिलता था, तब वे नई जगह पर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। यानी कि कहने का अर्थ अभी तक ये बता रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जब हम पहुंचते हैं तो कई प्रकार की संस्कृतियों का क्या होता है, मिलन होता है और एक नई संस्कृति का डेवलप हो जाता है। यही बताना चाहता होगा। एक व्यक्ति यहां का है, एक व्यक्ति यहां का है, दोनों व्यक्ति एक नई जगह पहुंच गए। दोनों की अलग अलग संस्कृति है, रहन सहन है, खान पान है। हमने कुछ इनका एक्सेप्ट किया, इन्होंने कुछ मेरा एक्सेप्ट किया, एक नई संस्कृति डेवलप हो गई। ठीक है, नई संस्कृति डेवलप हो गई। अभी तक इतनी ही बात पर हमारा ध्यान केंद्रित करवाया है। इस कहानी में हम देख सकते हैं, घबराइएगा नहीं, एनसीईआरटी को बड़े आराम से पढ़ा जाता है। ठीक है, हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे इतना भी आराम से नहीं पढ़ा जाता है। नहीं, पहला दिन है, कुछ आराम से पढ़ें। हाँ, लोग नई जगह पर बसना शुरू कर देते हैं, उनके रहन सहन का थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीजें नई जगह पर अपना लेते हैं, कुछ चीजें पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। इस तरह आपकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए पुराने का मिश्रण होता है। आपकी संस्कृति में नई जगह की संस्कृति का आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे मिश्रित यानी कि मिली हुई संस्कृति उभरती है। ठीक है, किस कारण उभरती है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर एक नई संस्कृति का जन्म होता है। विविधता का पहला कारण क्या मिलेगा? संस्कृतियों में परिवर्तन। कैसे आया? एक जगह से दूसरे जगह जाने पर। आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि यूरोपीय कंपनी भारत में आई, इन्होंने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपनी संस्कृति को यहां पर लाया। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि भारत में पहले गोथिक कला का निर्माण नहीं होता था, लेकिन पुर्तगालियों के आगमन से भारत में गोथिक कला का विकास हुआ। भारत में पहले प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, भारत में पहले ईसाई धर्म नहीं था। इन सब का कारण कौन बना? पुर्तगाली, क्योंकि वो यहां पर आए। हम पढ़ते हैं कई चीजों की फसलें नहीं थी, वो देन किन की है? पुर्तगालियों की। तो ये जो डेवलपमेंट आया, ये कैसे आया? एक जगह से दूसरे जगह के जब लोग आते हैं और एक नई संस्कृति का विकास होता है। ठीक है, पहले हम कपड़े नहीं पहनते थे, पहले हम वैसे कपड़े पहनते थे, धोती, ये सब। अब हम क्या पहनने लगे? पैंट शर्ट पहनने लगे, जीन्स पैंट पहनने लगे। आपने देखा हो, क्यों? ये कैसे हुआ? रहन सहन में परिवर्तन, ये नई संस्कृति का विकास कैसे हुआ? तो आप कहेंगे हमारे यहां पर जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से ये परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो एक नई संस्कृति का निर्माण होता है। ठीक है, हाँ, एक कारण। चलिएगा आगे देखते हैं। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा किस तरह विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव ने वहां की जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह कई क्षेत्रों में विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उनमें से भी विविधताएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए
समुद्र के पास रहने में, पहाड़ी इलाकों में रहने वाला बड़ा फर्क है। न केवल वहां के लोगों के कपड़ों में, खान पान की आदतों में फर्क होता है, बल्कि जिस तरह काम वे करेंगे वे भी अलग अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौगोलिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों के लोग बिरले ही अपनी सब्जी अनाज उगाते हैं, वे इन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों को समझते हैं। अब ये समझाना चाहता है भारत के दो भागों को। कौन कौन सा? एक लद्दाख की बात कर रहा है, एक केरल की बात कर रहा है। ठीक है, एक लद्दाख की और एक केरल की। यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। मेरी बात को समझो। हमने अभी आपको पीछे बताया था कि विविधता में सबसे बड़ा कारक होता है भौगोलिक। अभी पीछे ही बताया था। तो आपको यह समझना होगा कि जो भौगोलिक कारक है वो किस तरीके से विविधता पर प्रभाव डालता है। जैसे कि एक केरल है, एक जम्मू कश्मीर के लद्दाख की बात की जा रही है। लद्दाख जो एरिया है वो कैसा है? मरुस्थल वाला एरिया है, जहां पर बर्फबारी होती है, जहां पर कृषि होना संभव नहीं है, जहां का जो अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो किसान है वो भेड़ का पालन करता है, उसकी जो ऊन होती है वो बाजार में बेची जाती है, उसी के माध्यम से उसका चीजें चल रही हैं। वहां का लोग क्या खाएगा जो ठंडे इलाके में है? तो वहां की जलवायु के आधार पर उसका रहन सहन, उसका खान पान के तरीके होंगे। वहां के लोग मांस का ज्यादा सेवन करेंगे। वहां के लोग क्या करेंगे? आप देखेंगे कि रहन सहन उनका कैसा होगा, तो अलग तरीके का होगा। केरल के लोग मसाले की खेती करते हैं। वहां पर आप देखेंगे कि भारत के कई यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका है। उनके आधार पर यहाँ की संस्कृति का डेवलप हुआ। वो एक समुद्र के इलाके में, वहां मसाले की खेती होती है, वहां की कई देशों से चीजों को मेल मिलाप है। तो इस कारण आप देख सकते हैं दोनों के रहन सहन तौर तरीकों में भिन्नताएं हैं। बात क्लियर है? बताइएगा, क्लियर है? हाँ? आप देखेंगे केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है राज्य। यह तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाई जाती हैं। इन मसालों के कारण क्षेत्र व्यापारियों से बहुत ही आकर्षित केंद्र बना हुआ है, आकर्षण केंद्र बना हुआ है। सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है ईसाई धर्म, ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहीं आए थे। आपको हमने अभी बताया है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार पुर्तगालियों की वजह से, तो उसी की बात कर रहा है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब के कई व्यापारी यहां पर आकर बस गए हैं। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहां आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन के विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत बड़ी इज्जत है। वास्को ड गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत तक समुद्रीय यात्रा जाना। पुर्तगालियों ने भारत तक की समुद्रीय यात्रा जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग धर्मों का पालन करते हुए यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल हो गए।
आप देखेंगे कि यूरोप यहां पर व्यापारियों के आगमन से कई धर्म पनप गए भारत में। पहले केवल और केवल मुसलमान धर्म था, ठीक है, जब कौन इब्न बतूता आया था। लेकिन अब यहां इस्लाम के साथ साथ यहूदी धर्म देखने को मिलेगा, ईसाई धर्म देखने को मिलेगा, हिंदू धर्म तो था ही, बौद्ध धर्म भी शामिल, ठीक है। ये सब चीन के व्यापारी केरल आए थे, यहां मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, इन्हें चीनी बला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात को इशारा करता है कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, यानी कि जो चीन की चीजें केरल वाले हिस्से में चलती हैं वो किस बात का इशारा करती हैं कि भारत में चीनी लोग भी रहते हैं केरल वाले हिस्से में, ठीक है। यानी कि चीन की चीजें चल रही हैं तो उस वाले हिस्से में क्या चीन के लोग भी रहते हैं, ये चीजें, ठीक है। तो ये कहानी आप पढ़ सकते हैं जब हम देंगे। तो हमने आपको बताया अभी, अब यहां पर सीधा आते हैं, जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों क्षेत्रों को चीन अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। यानी कि भारत में अभी हमने आपको बताया था कि अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आते हैं नई संस्कृति को जन्म देते हैं, उसी की बात कर रहा है कि लद्दाख वाले क्षेत्र में भी चीनी व्यापारी आए, अरबी व्यापारी आए, उनका प्रभाव है। केरल वाले क्षेत्र में भी अरबी व्यापारी आए, चीनी व्यापारी आए और यूरोपीय व्यापारी आए, उनका प्रभाव है, ठीक है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों का क्या है, एक ही संस्कृति है, लेकिन ये विविधताएं आई कैसे, तो आप कहेंगे दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों के आगमन से ये विविधताएं उत्पन्न हुई हैं, ठीक, हाँ, ये विविधताएं उत्पन्न हुई हैं। हाँ, वहीं लद्दाख के विशेष भौगोलिक स्थिति और उनके व्यापारियों को अपनी ओर खींचा है। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन उसके इतिहास और भूगोल पर गहरा रिश्ता रखता है। अभी हमने आपको बताया था कि संस्कृति का निर्माण कैसे होता है। संस्कृति का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहेंगे संस्कृति का निर्माण उसके दो कारण हो सकते हैं नई संस्कृति का डेवलप होने में। वहां की भूगोल क्या कह रहा है, यही तो सब शब्द को समझना होता है, भूगोल और इतिहास। इतिहास का मतलब यह बताता है कि यहां पर कौन कौन सी संस्कृतियां, यानी कौन कौन के दुनिया के कहां के लोग आए थे, इसके कारण नई संस्कृति का निर्माण हुआ। अभी रुको। और दूसरी चीज, भूगोल के स्तर पर हम जब देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि संस्कृति का निर्माण किस आधार पर होता है, तो आप कहेंगे जलवायु परिवर्तन के आधार पर एक नई संस्कृति का निर्माण होता है और इस कारण विविधताएं उत्पन्न होती हैं। इस कारण विविधताएं उत्पन्न होती हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बहुत ध्यान से, समय लगता है भाई, मेरे एनसीईआरटी पढ़ने में समय लगता है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है।
हाँ, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन्हीं को एनसीईआरटी में हम इग्नोर कर देते हैं। फिर छात्र अक्सर कहने लगता है कि हमने एनसीईआरटी तो पढ़ी है और यही सब पूछ दीजिएगा, ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट है, यही कथन कारण के रूप में सवाल बनता है, ठीक है, और निबंध में आपको बहुत ज्यादा सहायता करेगा, उत्तर लेखन में आपको बहुत ज्यादा सहायता करेगा। तो एक बात एकदम फिट कर लीजिएगा कि संस्कृति हम दो स्तर पर देख सकते हैं। नई संस्कृति का विकास कैसे होता है ये हम दो स्तर पर देख सकते हैं, एक तो भौगोलिक स्तर पर, एक ऐतिहासिक स्तर पर। ऐतिहासिक स्तर पर हम कैसे समझ सकते हैं, नई संस्कृतियों का मिलन होकर एक नई संस्कृति का विकास हो जाना, यह ऐतिहासिक स्तर पर हम समझ सकते हैं। भौगोलिक स्तर पर कैसे, जलवायु परिवर्तन के कारण एक नई संस्कृति का निर्माण हो जाना, ठीक है, इसको हम क्या समझ सकते हैं, भौगोलिक स्तर पर संस्कृति का विकास, और इस कारण देश में विविधताएं आ जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत जो विविधताओं से भरा हुआ देश है उसका एक ऐतिहासिक कारण हो सकता है, एक हम कह सकते हैं भौगोलिक कारण हो सकता है। कह सकते हैं या नहीं, बताइए मेरे दोस्त, बताओ, उसका ऐतिहासिक कारण या भौगोलिक कारण हम कह सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, इसका मुख्य कारण ऐतिहासिक कारण है, ऐतिहासिक कारण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, यह दे दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि यस, क्योंकि एक नई संस्कृति का विकास कैसे हुआ, जगह जगह से लोग आए, जैसे कि अरब से आए, जैसे कि चीन से आए, जैसे कि और आप देखेंगे यूरोप से आए, यहां पर नई नई संस्कृतियों का विकास होगा, नए नए धर्मों का विकास होगा, ठीक है, एक नई संस्कृति का निर्माण होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, बताओ भाई, यहां तक बात समझ में आई? यस, हाँ, ओके। विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यही बात नहीं है कि पुरानी घटनाएं केवल हो चुकी हैं, आज भी तो हम चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और कहां हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर कमाने के लिए चले गए या पंजाब कमाने के लिए चले गए। आपने देखा होगा कि दिल्ली वगैरह में जो लड़के काम करने के लिए आते हैं आपके गांव में, पहले वे ऐसे ही घूमते थे, लेकिन जब दिल्ली से कमा के जाते हैं तो एकदम बढ़िया जीन्स लगा के और बढ़िया एकदम चश्मा लगा के फॉग डाल के एकदम घूमने लगते हैं। देखा है आपने, बाल आल एकदम कलरफुल करा के। तो उन्होंने, उनके जीवन में क्या आया, एक नई संस्कृति का विकास हुआ है, नई संस्कृति का विकास हुआ। कहां, वो शहर में आए, उन्होंने देखा शहर के लोग ऐसे रहते हैं, उन्होंने भी रहना प्रारंभ कर दिया। ये क्या होता है, नई संस्कृति का विकास होना, ठीक है। ये इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह मिलने से भी संस्कृतियों का निर्माण होता है। हर एक कदम के साथ हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और जीने के तरीके धीरे धीरे नए क्षेत्र का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जहां हम पहुंचते हैं, ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम
अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरों के रीति रिवाजों और परंपराओं को मिलजुल कर जीते हैं। ठीक। हाँ, अभी तो हमने देखा था किस तरीके से विविधता है। अब हम देखते हैं कि भारत विविधताओं में एकता कैसे है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाओं एवं पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों में लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया था, इकट्ठे जेल गए थे और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया था। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों को फूट डाल सकते हैं क्योंकि उन्होंने काफी विविधताएं हैं, क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि भी एक दूसरे के चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक साथ हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं विविधताओं में एकता का विविधता में एकता या अनेकता में एकता। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। ठीक। हाँ, अब जैसे जलियांवाला बाग कांड की आपको पता ही है, इसी तरीके से हुई थी। ठीक है। हाँ, तो अंग्रेजों का जिस तरीके से हमने विरोध किया, यही क्या है, विविधता में एकता है। अंग्रेज जानते थे कि भारत कैसा है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो यहां पर क्या किया जाए, फूट डालो, राज करो। लेकिन हम भारतीयों ने, सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। तो यही क्या परिचय हुआ, अनेकता में एकता। यही क्या हुआ, अनेकता में एकता। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत अनेकता में एकता है। भारत में अनेकता में एकता है और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, एकजुट हो जाना। एकजुट हो जाना यानी कि हम कह सकते हैं कि एकजुट का मतलब है कि जो हमारी भारत की प्रस्तावना में जो बात बोली गई है, हम भारत के लोग, इसी बात से संप्रभुता भारतीयों को दी गई है। इसी बात से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय देखा गया है, यही हमारे जितने भी विचारक थे उनके दिमाग में आया कि हम भारत के लोगों को ही संप्रभुता दे देते हैं, क्योंकि भारत के लोगों में क्या है, अनेकता में एकता है, बंधुत्वता है। ठीक है, इसीलिए हम भारतीयों को क्या दिया गया है, हम भारत के लोग। और ये हम भारत के लोग यानी कि लोकतंत्र का जो जन्म हुआ है भारत में, अगर हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय हुआ है, जब हमने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर कड़ा मुकाबला लड़ा था। क्लियर है? बताओ, आज की बात क्लियर है? हाँ? आज की बात क्लियर है? बताओ भाई सभी लोग। हाँ, देखो, पीडीएफ को पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक है, आज तो हमने इतना पढ़ भी दिया है, कल हम केवल और केवल सार तत्व लेके आएंगे। ठीक। हाँ, आपको हेडिंग देंगे, बाकी हम आपको समझा देंगे। क्लियर है कुछ बातें? पहली चीज हमने क्या देखा, तो गैर बराबरी देखी।
गैर बराबरी देखी। दूसरी चीज हमने क्या देखा, तो हम देख सकते हैं विविधता देखी, विविधता। तीसरी चीज हमने क्या देखी, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, एकता। और चौथी चीज हम अपनी तरफ से कह सकते हैं कि भारत की प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग शब्द जोड़ा है वो इसी अनेकता के एकता से लिया गया है। और इसका जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय। नहीं, ये एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन में पीडीएफ पड़ी हुई है, इसकी एप्लीकेशन में आप लोग डाउनलोड कर सकती हैं। ये ग्रुप में नहीं मिलेगी, ये सब एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है। हाँ, पीडीएफ आपको बाकायदा एप्लीकेशन में पड़ी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिएगा, आज के लिए यहीं रखते हैं। नहीं, एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन, ठीक है। चलिएगा, आज के लिए यहीं रखते हैं। थोड़ी देर बाद दीप्ति मैम की क्लास होगी ज्योग्राफी की, उसको ज्वाइन कीजिए। ओके।